दोस्तों एक वक्त सोनी दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज में से एक हुआ करती थी। होम एंटरटेनमेंट, हाई क्वालिटी कैमरास और हॉलीवुड की हिट मूवीज, इन चीजों की बात होते ही सबसे पहले दिमाग में सोनी का ही नाम आता था। लेकिन फिर धीरे धीरे ये कंपनी पिछड़ता चला गया। फॉर एग्जाम्पल 2006 तक सोनी दुनिया का नंबर 1 टीवी मैन्युफैक्चरर हुआ करता था, पर उसके बाद सैमसंग ने उनकी जगह ले ली और पिछले 17 सालों से सैमसंग ही इस पोजीशन पर बना हुआ है। आज हाल ये है कि सोनी टीवी बिजनेस में नंबर 5 पर आ चुका है और इसका टोटल शेयर सिर्फ 6% का बचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सोनी सिर्फ अपने ट्रेडिशनल बिजनेसेस में ही मात खा रहा है, बल्कि ये नए बिजनेसेस जैसे कि पीसी और स्मार्टफोन्स में भी फेल हो चुके हैं। नतीजन आज उन्होंने अपना पीसी बिजनेस को बेच दिया है और स्मार्टफोन्स के बिजनेस में उनका ग्लोबल मार्केट शेयर 1% भी नहीं बचा है। आज सोनी का एकमात्र प्रॉफिटेबल बिजनेस उनका प्ले स्टेशन ही बचा हुआ है। लेकिन दोस्तों इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पिछले कुछ सालों में सोनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डाउनफॉल के बाद भी आखिर ये पॉसिबल कैसे है, तो आज इसी चीज को हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सोनी के डाउनफॉल के कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे कंसिस्टेंट फैक्टर की बात करें जिसे हमेशा ही इग्नोर किया गया, तो वो था नई टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट ना लेना। एग्जाम्पल के लिए 23 अक्टूबर 2001 की बात करें, जिसके कुछ ही समय पहले .com बबल बस्ट हुआ था। अगर आप .com बबल के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें कि 1993 में बहुत सारे वेब ब्राउजर्स लॉन्च हुए थे, जिसके बाद आम आदमी इजीली इंटरनेट का यूज करने लगा था। इंटरनेट यूजर्स की बढ़ती जनसंख्या की वजह से प्रेडिक्ट किया गया कि आगे जाकर इनकी संख्या कई गुना बढ़ने वाली है, इसलिए बहुत ही तेजी से इन्वेस्टर्स इंटरनेट कंपनीज में इन्वेस्ट करने लगे। उस समय कंपनी के प्रॉफिट या फंडामेंटल्स के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं लिया जा रहा था, बल्कि वो ये देखकर इन्वेस्ट करते थे कि इसके पीछे .com लगा है या नहीं, यानी ये इंटरनेट से जुड़ी कंपनी है या नहीं। इस तरह से एक बबल बनने लगा और इन कंपनीज में हैवली इन्वेस्टमेंट की वजह से साल 1995 से लेकर 2000 तक अमेरिका के इंडेक्स नैस्डैक ने 400% की ग्रोथ देखी। इसके बाद 23 मार्च 2000 को ये खबर आई कि जापान एक बार फिर से रिसेशन में एंटर कर गया है। इसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पर देखने को मिला। इंटरनेट बेस्ड कंपनीज को फंडिंग मिलना बंद हो गई और कई का तो दिवालिया निकल गया। उस साल यूएस के स्टॉक मार्केट की कंडीशन ये हो गई थी कि इसने जितना भी कमाया था उसका 78% डाउन चला गया और इस तरह से ये .com बबल भी बस्ट हो गया। सोनी सहित ज्यादातर टेक कंपनीज भारी लॉसेस रिकॉर्ड करने लगी और इस टफ टाइम में ये कोशिश करने लगी कि कैसे पैसे का इंतजाम करके एम्प्लॉयज की सैलरी दी जाए। लेकिन एप्पल इस सिचुएशन में भी मस्त होकर काम कर रहा था। इसी के चलते 23 अक्टूबर 2001 को इसने अपना फर्स्ट आईपॉड इंट्रोड्यूस किया, जो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन ये सोनी के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक था। अब देखा जाए तो सोनी ने 1979 में अपना पहला वॉकमैन लॉन्च किया था, जिसके बाद ये पोर्टेबल ऑडियो डिवाइसेस में अकेला किंग बना हुआ था। इसका वॉकमैन कितना ज्यादा सक्सेसफुल था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लॉन्च के बाद सोनी ने प्रेडिक्ट किया था कि पहले मंथ में वो ज्यादा से ज्यादा 5000 यूनिट्स ही सेल कर पाएंगे, लेकिन इन्होंने पहले 2 महीने में 30,000 से भी ज्यादा यूनिट्स बेच डाले थे। बात करें 2010 की, तो इस समय तक वॉकमैन की सेल अप्रोक्सीमेटली 400 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। लेकिन दोस्तों एप्पल ने अपने एक सिंगल प्रेजेंटेशन में ही सोनी के 2 दशकों की बादशाही को खतरे में डाल दिया था और खुद को मॉडर्न म्यूजिक प्लेयर के रूप में प्रमोट करने लगा था। नो डाउट अपने दौर के हिसाब से सोनी का वॉकमैन एक मास्टरपीस था, लेकिन आईपॉड जिस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा था उसने वॉकमैन को पूरी तरह से आउटशाइन कर दिया था। अब फास्ट फॉरवर्ड करके 11 मार्च 2005 के दिन आते हैं, जब वॉकमैन की तरह फिर से सोनी के पोर्टफोलियो का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर खतरे में पड़ गया और वो था इसका टीवी बिजनेस। असल में इस दिन सैमसंग ने दुनिया का सबसे बड़ा एलसीडी टीवी बनाने के बारे में अनाउंस किया था, जिसका साइज 82 इंच का था। वैसे तो ये टीवी आम इंसानों के लिए बिल्कुल भी एक्सेसिबल नहीं था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसे बनाने के पीछे कंपनी का मकसद बहुत सारी यूनिट्स को बेचना और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि इसका असली मकसद लोगों को ये महसूस कराना था कि सैमसंग कैसे नए नए इनोवेशन करके मार्केट को कुछ नया दे रहा है। सैमसंग ने इसके अलावा और भी कई सारे दांव खेले, क्योंकि इसके बाद आए 3D टीवी, कर्व टीवी, OLED, QLED एंड वगैरह वगैरह। और सच बताऊं तो ज्यादातर कस्टमर्स को पता ही नहीं था कि ये टर्म्स होते क्या हैं। लेकिन इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि सैमसंग ने इतनी अच्छी स्ट्रेटजी बनाई थी कि लोगों को लुभाने के लिए इसके फैंसी टर्म्स ही काफी थे। अनफॉर्चुनेटली डिजिटल कैमरा स्पेस में भी सोनी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ।
दरअसल 90s के दौरान कोडक एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था और उसका यूएस मार्केट में 80% से ज्यादा कंट्रोल था। और बात करें ग्लोबल फिल्म मार्केट की तो उसमें लगभग 50% मार्केट शेयर कोडक के पास थी। उस समय वो दुनिया का 5वां सबसे वैल्यूएबल ब्रांड था, लेकिन इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद भी उसकी ग्रिप डिजिटल कैमरास में कमजोर पड़ गई और नए कॉम्पिटिटर्स ने उसकी जगह ले ली। अब सोनी के लिए ये परफेक्ट टाइम था कि वो खुद को डिजिटल कैमरास के फील्ड में लीडर की तरह स्टैब्लिश करें। लेकिन इससे पहले कि वो इस सेक्टर में एंटर करके कुछ कमाल दिखाते, कैनन ने तेजी दिखा दी और डिजिटल कैमरास के फील्ड में एक नया डोमिनेंट प्लेयर बनकर उभरने लगा। इस तरह से सोनी कई मार्केट्स को खोता चला गया, चाहे वो MP3 प्लेयर्स हो, टीवी हो या कैमरास। लेकिन आज की डेट में भी अगर आप किसी से सोनी के बारे में पूछते हैं जो लंबे समय से इनके प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, तो उनमें से मैक्सिमम लोग इसे बेस्ट बताएंगे। इवन कुछ एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि आज भी सोनी के प्रोडक्ट्स मार्केट लीडर के प्रोडक्ट्स से ज्यादा रिलायबल और हायर क्वालिटी के होते हैं। लेकिन फिर भी उसकी उतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि हकीकत ये है कि सोनी के कॉम्पिटिटर्स ने उसके ब्रांड और मार्केट पोजीशनिंग को तबाह कर दिया है। और ये सिर्फ एक या दो सेगमेंट की ही बात नहीं है, बल्कि लगभग हर सेगमेंट में यही देखने को मिल रहा। और ये तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है, क्योंकि सोनी के डिक्लाइन की वजह सिर्फ स्ट्रॉन्ग कंपटीशन ही नहीं थी, बल्कि इसके डाउनफॉल का दूसरा रीजन कंपनी की खुद की गलतियां भी थी। असल में साल 2000 तक सोनी एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी थी, क्योंकि 80s और 90s के दौरान इसने इनक्रेडिबल ग्रोथ देखी। अब इतनी सक्सेस मिलने के बाद सोनी खुद को हर फील्ड में एक्सपैंड करने लगा। इसके पास एक बैंक था, एक इंश्योरेंस डिवीजन थी, वो एनिमी बना रहा था और जेम्स बॉन्ड जैसी मूवीज रिलीज कर रहा था। यूं कहें तो सोनी लगभग हर इंडस्ट्री में मौजूद था। लेकिन इस सब का रीजन उसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विस की रिलायबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी थी, जिसको खरीदने के बाद लोगों को एक सेटिस्फैक्शन और ट्रस्ट का फील होता था। लेकिन जब वो खुद को हर सेक्टर में एक्सपैंड करने लगा, तब उसकी ये आइडेंटिटी फेड होने लगी और प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी पर इसका असर दिखने लगा, जिस वजह से वो ना तो आने वाले मार्केट ट्रेंड को प्रेडिक्ट कर पाया और ना ही प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव कर सका। सोनी की इस गलती ने इतनी बड़ी कंपनी जिसमें लगभग 2 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, उसको लॉस में डाल दिया। ये एक के बाद एक ऐसे फैसले लेता जा रहा था मानो हर समय बहुत ही जल्दी में हो। दोस्तों, इसी दौरान एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने इसकी मुसीबतों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया, और वो थी उनके एग्जीक्यूटिव टीम का सिलेक्शन। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब कंपनी बहुत ही बड़ी हो गई हो तो वो अक्सर किसी भी रैंडम आउटसाइडर को उठाकर CEO बना देती हैं, जिसके पास इस फील्ड में ना कोई खास एक्सपीरियंस होता है और ना ही कंपनी की इन्स एंड आउट्स का पता होता है। इंटेल ने भी कुछ ऐसा ही किया था, जनरल इलेक्ट्रिक ने भी सेम गलती की, नोकिया भी इसमें पीछे नहीं रहा और सोनी ने भी यही किया। ऐसा लगता था मानो उस समय आउटसाइडर्स को CEO बनाने का कोई ट्रेंड चल रहा हो। दरअसल लेट 90s में सोनी ने एक मीडिया एग्जीक्यूटिव को हायर किया जिनका नाम हॉवर्ड स्टिंजर था और उन्हें कंपनी के US ऑपरेशंस का प्रेसिडेंट बना दिया। सच बताऊं तो मुझे हॉवर्ड से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सीरियसली इस इंसान का कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी रन करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था और उनको सोनी के सक्सेस फैक्टर्स का थोड़ा भी नॉलेज नहीं था। फिर भी सोनी ने हॉवर्ड को 2005 में CEO और चेयरमैन बना दिया। दोस्तों, एक और बात जो थोड़ी वियर्ड लगी कि हॉवर्ड जापानीज नहीं बोल सकते थे, जो कि एक जापानीज कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कंपनी में ज्यादातर एम्प्लॉयज जापान के ही होते हैं और कम्युनिकेशन के लिए यूजुअली वो अपनी मातृभाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में एवरेज एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेट करना तो छोड़ ही दो, हॉवर्ड अपने एग्जीक्यूटिव टीम के साथ कैसे कम्युनिकेट करते होंगे, ये बड़ा सवाल है। अब हो सकता है कि वो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हों, लेकिन CEO के सिलेक्शन का ये एक आइडियल सेटअप नहीं था। खैर, इनके सिलेक्शन के पीछे जो भी रीजन रहा हो, लेकिन हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि आखिर इनके टेन्योर के दौरान सोनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा था। तो दोस्तों, हॉवर्ड के काम संभालने के बाद सोनी का स्टॉक प्राइस 75% तक गिर जाता है। लेकिन अगर उनके नोटेबल अचीवमेंट की बात की जाए तो वो थी स्पॉटिफाई में इन्वेस्ट करना। ये उनका बेस्ट डिसीजन माना जा सकता है, क्योंकि इससे सोनी को लगभग $1 बिलियन का फायदा हुआ था। लेकिन अगर हम इस अचीवमेंट को साइड में कर दें तो हॉवर्ड के टेन्योर के दौरान कंपनी को ज्यादातर डिसअपॉइंटमेंट ही मिली थी। अब हॉवर्ड ने कंपनी की कंडीशन में कुछ सुधार नहीं किया, इसके लिए सिर्फ उन्हें ही दोषी नहीं माना जा सकता, क्योंकि जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि सोनी ने अपनी कंपनी और ब्रांड नेम को ग्रेट रिलायबल प्रोडक्ट्स और हायर क्वालिटी के साथ बिल्ड किया था, जो बेसिकली 80s और 90s के लोगों की पसंद और उनके डिमांड के अकॉर्डिंग बनाई गई थी। लेकिन 2000s में कंज्यूमर की डिमांड ग्रेट प्रोडक्ट से ग्रेट एक्सपीरियंस की तरफ शिफ्ट हो गई थी। अब लोग स्पेक्स और प्राइस को लेकर कंसर्न नहीं थे, बल्कि किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उनका फोकस इस बात पर होता था कि ये प्रोडक्ट कैसा फील देता है और उनकी लाइफ में ये फिट कैसे होता है। और दोस्तों, ये ऐसी चीज थी जिसे एप्पल बहुत ही पहले समझ चुका था, लेकिन सोनी से यहाँ पर चूक हो गई। अगर ये भी अपने रूट्स को फॉलो करता और कई सारे बिजनेस या अमेरिकन CEO से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, तो इससे बेटर स्ट्रैटेजी कंपनी के लिए कुछ भी नहीं थी।
दोस्तों कुछ इसी तरह की गलतियां सोनी ने अपने स्मार्टफोन बिजनेस के साथ भी किया और इसका रिजल्ट ये मिला कि कंपनी को बुरी तरह मुंह की खानी पड़ गई। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि इसमें कंप्लीटली सोनी की गलती नहीं थी। वो कैसे, आइए से समझते हैं। दोस्तों सोनी को टेक में नए नए एडवांसमेंट और उनसे मिलने वाले चैलेंजेस का खूब सामना करना पड़ा, क्योंकि जो प्रोडक्ट कुछ साल पहले अच्छे खासे पॉपुलर हुआ करते थे वो अब लोगों के विश लिस्ट से बाहर हो चुके थे। फॉर एग्जांपल हम कैमरा को ही ले लेते हैं। पहले ऑलमोस्ट हर घर में एक अलग से कैमरा होता था, लेकिन स्मार्टफोन्स के आने के बाद इन कैमरास की जरूरत लगभग खत्म सी हो गई। ये सिर्फ प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स या किसी को इसका शौक है तो उनके पास ही नजर आते हैं। कुछ यही चीज MP3 प्लेयर्स के साथ भी हुई, जहां लोग अब म्यूजिक सुनने के लिए अलग से कोई डिवाइस नहीं खरीदते, बस फोन उठाओ म्यूजिक प्ले करो। इससे आसान और क्या हो सकता है। अगर हम ये मान लें कि आईपॉड के लॉन्च के बाद सोनी किसी तरह से अपने MP3 प्लेयर्स को बेहतर बनाकर मार्केट में रेलेवेंट रखने की कोशिश करता, तब भी उसे कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं होती, क्योंकि उस समय अगर वो आईपॉड को पीछे करके कंपटीशन में आगे निकल भी जाता, तब भी आईफोन को कम्पीट करना उसके लिए इम्पॉसिबल हो चुका था। क्योंकि फर्स्ट आईफोन को अनवेल करने के दौरान स्टीव जॉब्स ने ये कहकर प्रमोट किया था कि 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट, और ये उस समय लोगों के लिए बहुत ही हैरानी की बात थी, क्योंकि 1000 सॉन्ग्स का कलेक्शन बहुत ही बड़ी मानी जाती थी। इसके अलावा पिछले कुछ डिकेड्स में होम एंटरटेनमेंट में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ब्लूरे प्लेयर्स और सीडीज मार्केट से पूरी तरह से गायब हो चुके हैं और स्ट्रीमिंग सर्विसेज का जमाना आ गया है। अब रोज शाम में टीवी देखने का रिवाज धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने केबल टीवी को बुरी तरह से इम्पैक्ट किया है एंड इसी रीजन से टीवी इंडस्ट्री में प्रॉफिट कम हो गया है। इनफैक्ट लास्ट 20 ईयर्स से हर साल टीवी के प्राइस लगभग 15 से 20% ड्रॉप हो रहे हैं, और इस तरह के कांस्टेंट प्राइस ड्रॉप्स की वजह से इस इंडस्ट्री में प्रॉफिट कमाना बहुत ही चैलेंजिंग साबित होने लगा है। इसके बावजूद सैमसंग और LG जैसी कंपनीज अपना डोमिनेंस और ब्रांड प्रेजेंस मेंटेन करने में कामयाब रही हैं, क्योंकि उनके पास और भी कई इंडस्ट्रीज हैं जिन पर वो हैवली रिलाई करती हैं। लेकिन टीवी इंडस्ट्री से प्रॉफिट कैसे कमाना है, ये अब भी इन कंपनीज के लिए एक सवाल बना हुआ है। वहीं बात करें सोनी की, तो इसकी सिचुएशन सैमसंग और LG से काफी अलग थी, क्योंकि इसकी सभी की इंडस्ट्रीज पहले से ही ऑब्सोलेट हो चुकी थी। सोनी हर साल करोड़ों की नुकसान कर रहा था और 2010 आते आते इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि कंपनी को अपनी बिजनेस स्ट्रेटजीज को चेंज करनी पड़ गई। लेकिन इसका भी कुछ खास असर ना दिखने पर कंपनी ने 2012 में काजुओ हिराई को सोनी का CEO बना दिया एंड इन्होंने हर चीज को दोबारा से रिस्ट्रक्चर किया। कई सारे अनप्रॉफिटेबल सेक्टर्स बंद कर दिए, वर्कफोर्स को 1.7 लाख से कम करके 1 लाख कर दिया और की सेक्टर्स को अलग कंपनीज में कन्वर्ट कर दिया। इन लिए गए स्टेप्स की वजह से सोनी दोबारा से प्रॉफिटेबल बनने लगा और इसके स्टॉक लॉसेस भी रिकवर हो गए। दोस्तों फिलहाल की बात करें तो इस कंपनी का मेजर रेवेन्यू इसके प्ले स्टेशन से आता है, ना कि इलेक्ट्रॉनिक से। सोनी के सुनहरे दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब वो मैसिव इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने और खुद को एक्सपैंड करने के पीछे नहीं भाग रहा, बल्कि उनके पास जो भी बिजनेसेस बचे हैं उसको रन कैसे करना है और प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है, इसका तरीका उन्होंने खोज निकाला है। वैसे दोस्तों आपका सोनी के प्रोडक्ट्स के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है, अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि एप्पल कैसे अपने ग्राहकों को लूटता है, तो आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।